Hi, today I will talk about Article 19 Subclause 1B। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 सबक्लॉज 1B के बारे में, जो कि बात करता है राइट टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब ये कि आप 5 या 5 से अधिक लोगों के साथ इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुल तरीके से और बिना हथियार के। तो याद रखिएगा, राइट टू असेंबली इंक्लूड्स राइट टू होल्ड मीटिंग्स एंड टेक आउट पोसेशन। तो आप याद रखिएगा, राइट टू असेंबली के तहत आपके पास ये अधिकार है कि आप 5 या 5 से ज्यादा लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। 5 या 5 से ज्यादा लोगों के साथ आप किसी भी तरह का रैली निकाल सकते हैं। इट हैज बीन कवर अंडर आर्टिकल 19 subclause 1B. So right to peaceful assembly protects the right of individual and groups to meet या participate in peaceful protest. See, the freedom of assembly ensure people to get together publicly and privately. तो याद रखिएगा, right to freedom ऑफ असेंबली जो है वो ये इंश्योर करती है कि आप 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा हो सकते हैं। आप चाहे तो पब्लिकली भी इकट्ठा हो सकते हैं और आप चाहे तो प्राइवेटली भी इकट्ठा हो सकते हैं। लेट्स नो दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू असेंबल। तो चलिए हम ये जानते हैं कि राइट टू असेंबल का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप 2 लाइन में एक्सप्लेन करें कि what is the significance of right to assemble, then you will have some idea that how you will represent yourself. See, the assemblies can be platform to advocate for change and to bring awareness about any issue. समाज में किसी भी परिवर्तन के लिए या समाज में लोगों को अवेयर करने के लिए, समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए हम असेंबली को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू असेंबल। सो assemblies can be platform to advocate for change and to bring awareness about any issue. It can be the human rights, it can be the socio-economic issue या any other issue. See, generally government often violate right to freedom of assembly as a method of suppressing dissent and critical voice of the people. अब जनरली होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन को दबाने के लिए राइट टू असेंबल को वायलेट करती है और लोगों के क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए भी राइट टू असेंबल को वायलेट करती है। सो द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज इंडीड अ कोर कंपोनेंट ऑफ राइट टू असेंबल पीसफुल। हाउएवर, इन मेनी सर्कमस्टेंसेस पीसफुल प्रोटेस्टर्स आर सब्जेक्ट टू अरेस्ट एंड जेल, but your right to assemble can be unlawful on these 5 grounds. तो याद रखिएगा, आपका राइट टू असेंबल जो है ये 5 ग्राउंड्स पे अनलॉफुल माना जाएगा। पहला, लीगल प्रोसेस। दूसरा, यूज ऑफ फोर्स। तीसरा, क्रिमिनल ट्रेसपास। चौथा, क्रिमिनल फोर्स। पांचवा, पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। पहला है लीगल प्रोसेस में बाधा डालना। तो याद रखिएगा, राइट टू असेंबल को कर्टेल किया जा सकता है यदि आप लीगल प्रोसेस में बाधा डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पे किसी ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑथोराइज किया गया है। अब वो ऑफिसर जब उस जगह पे जाता है तो कुछ लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि आप लीगल प्रोसेस में बाधा डाल रहे हैं और इस स्थिति में आपका राइट टू असेंबल जो है वो कर्टेल किया जा सकता है एंड यू मे आल्सो बी सब्जेक्टेड टू अरेस्ट एंड जेल। दूसरा है यूज ऑफ फोर्स। सपोज यू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और यू omit any person to do what he is legally entitled to do। मतलब ये कि आप किसी व्यक्ति पे दबाव डाल रहे हैं वो करने के लिए जो वो नहीं करना चाह रहा है, पहला। दूसरा, आप उस व्यक्ति को वो करने से रोक रहे हैं वो जो करना चाहता है। मतलब ये कि जो वो करना चाह रहा है आप उसे करने नहीं दे रहे हैं और जो नहीं करना चाह रहा है उसके लिए आप उसमें दबाव डाल रहे हैं। मतलब ये कि जो काम वो नहीं करना चाह रहा है उसके लिए आप उस पर दबाव डाल रहे हैं कि करो, जो करना चाह रहा है आप उस पर दबाव डालने के आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसे हम यूज ऑफ फोर्स कहते हैं और इस स्थिति में आपका राइट टू असेंबल जो है उसको कर्टेल किया जा सकता है। यू मे आल्सो बी सब्जेक्टेड टू अरेस्ट एंड जेल। तीसरा है
क्रिमिनल ट्रेसपास whoever enter in immovable property to others। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी के घर में, किसी के जमीन में, किसी थिएटर में या किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इस इरादे से घुसता है। पहला इरादा क्या हो सकता है? पहला इरादा हो सकता है टू कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस करने के इंटेंशन से इंटर करता है। या कोई व्यक्ति जो है वो किसी के जमीन में, किसी के घर में या किसी थिएटर में धमकी देने के इरादे से इंटर करता है, या इंसल्ट करने के इरादे से इंटर करता है, या फिर परेशान करने के इरादे से इंटर करता है, तो इस स्थिति में द पर्सन विल बी सब्जेक्टेड टू क्रिमिनल ट्रेसपास। तो मतलब ये सिंपल ही है कि कोई व्यक्ति किसी के घर में, किसी के जमीन में या किसी थिएटर में या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटर करता है ऑफेंस करने के इरादे से, धमकी देने के इरादे से, इंसल्ट करने के इरादे से या परेशान करने के इरादे से, तो वो पर्सन जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है। चौथा है क्रिमिनल फोर्स। अब देखिए हमें, जैसे कि क्रिमिनल फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी पब्लिक ऑफिस पे, जैसे कि पीडीओ का ऑफिस हो सकता है, एसडीओ का ऑफिस हो सकता है, डीएम का ऑफिस हो सकता है, आईपीएस ऑफिसर का ऑफिस हो सकता है। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो है उस ऑफिस पे जो इकट्ठा होते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके पे हुकूमत हमारी चलती है। मतलब ये कि दे आर शोइंग द क्रिमिनल फोर्स। मतलब आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जब कोई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो है वो ट्रांसफर होकर किसी नए इलाके में जाता है, तो वहां के जो कुछ नेता टाइप के जो लोग होते हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत तो हमारी ही चलती है इस इलाके पे। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि कोई मेला लगा है और उस मेले में 5 या 5 से अधिक लोग असेंबल हो गए हैं एक साथ जो है, और इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो उस एरिया का डॉन हो। मतलब ये कि यदि 5 या 5 से अधिक लोग किसी मेले में या किसी पब्लिक ऑफिस पर क्रिमिनल फोर्स दिखाने की कोशिश करती है, तो याद रखिएगा इस स्थिति में पुलिस ऑफिसर जो है वो अंडर सेक्शन 129 ऑफ द सीआरपीसी के तहत आपको डिस्पर्स होने के लिए कहेगा। अब देखिए सेक्शन 129 ऑफ द सीआरपीसी जो है वो बात करता है टू मेंटेनेंस ऑफ पीस और टू मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, अब इस स्थिति में वो पुलिस ऑफिसर्स आपको डिस्पर्स होने के लिए कहेगी, आपकी जो असेंबली है, आपकी जो ग्रुप है उसमें अलग अलग होने के लिए कहेगी। यदि आप इसके बावजूद भी अलग नहीं होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि यू आर कमिटिंग क्राइम अंडर सेक्शन 141 एंड 151 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। बट एक बात आप याद रखिएगा कि जो भी ऑफिसर्स आपको डिस्पर्स होने के लिए कहेगी, कम से कम वो ऑफिसर सब इंस्पेक्टर के रैंक का होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए कि इस मेला में अब वो 5 या 5 से अधिक जो लोग एंटर किए हैं इस मेला में या इस पब्लिक ऑफिस के नियर बाय, और वो क्रिमिनल फोर्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए वो गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति को डैमेज नहीं कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहे हैं, तब उस स्थिति में वे सारे लोग जो है वो सेक्शन 151 ऑफ द आईपीसी के तहत वो बुक होगा। मतलब ये कि वहां पे वो किसी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहा है, किसी व्यक्ति को डैमेज नहीं कर रहा है। लेकिन क्रिमिनल फोर्स दिखाते हुए किसी भी चीज को डैमेज करता है या किसी व्यक्ति को उससे हार्म पहुंचता है, तो उस स्थिति में वे लोग जो है वो अरेस्ट होंगे अंडर सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी। अब दोनों में अंतर क्या है? अब देखिए, अगर सेक्शन 151 ऑफ आईपीसी के तहत वो लोग अगर अरेस्ट होते हैं तो वो जेल टर्म उनका क्या हो सकता है, 6 महीने। लेकिन अगर सेक्शन 141 के तहत वो अरेस्ट होते हैं तो उनका जो जेल टर्म होगा वो कम से कम 2 साल का होगा। तो पचमा जो है वो है पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कि आपने कुछ लोगों को लिया, कुछ लड़कों को लिया और बोले कि चलो आज उस जमीन पे तो कब्जा कर ही लेंगे। ठीक है, मतलब ये कि किसी प्रॉपर्टी को कब्जा करने के इरादे से यदि आप असेंबल हुए हैं तो इस स्थिति में भी आपका जो राइट टू असेंबल है उसको कर्टेल किया जा सकता है और यू मे आल्सो बी सब्जेक्टेड टू अरेस्ट एंड जेल। तो याद रखिएगा इन 5 ग्राउंड पे योर राइट टू असेंबल को जो है वो कर्टेल किया जा सकता है एंड यू मे आल्सो बी सब्जेक्टेड टू अरेस्ट एंड जेल। यही वो कारण है कि जब हम किसी भी तरह का रैली निकालते हैं तो सबसे पहले हम पुलिस से परमिशन लेते हैं कि हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ
असेंबल हो रहे हैं, हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ इकट्ठे हो रहे हैं और यहां से यहां तक हम जाएंगे। तो याद रखिएगा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1B का जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो दिया गया है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 में। तो याद रखिएगा पब्लिक ऑर्डर के आधार पे राइट टू असेंबल को कर्टेल किया जा सकता है और टू मेंटेनेंस ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के आधार पे भी आपका राइट टू असेंबल को कर्टेल किया जा सकता है। मतलब ये कि मेंटेनेंस ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के आधार पे भी राइट टू असेंबल को कर्टेल किया जा सकता है। यदि आपको पब्लिक ऑर्डर क्या होता है अगर ये जानना हो या मेंटेनेंस ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना हो तो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने पब्लिक ऑर्डर क्या होता है ये बताया है, उसमें हमने ये बताया है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, उसमें हमने ये बताया है कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी क्या होता है। यू कैन वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जय हिंद।